हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है। डेविसन था जर्मर का प्रयोग। ये चैप्टर था किसमें? विकिरण और द्वैत प्रकृति। तो ये जो साइंटिस्ट थे, ये दो वैज्ञानिक थे, डेविसन व जर्मर। उन्होंने ब्रोगली के समीकरण की पुष्टि करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डेविसन व जर्मर का प्रयोग। यह इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति और इलेक्ट्रॉन के विवर्तन की व्याख्या करती है। तो इसका मतलब यह है कि क्या वास्तव में जो डी ब्रोगली ने जो समीकरण दी थी उसका जो मान आया था, उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने इसका सत्यापन किया। तो ब्रोगली की जो समीकरण थी वो लेमडा ई बराबर वो थी 12.27 अंडर रूट v और एंगस्ट्रॉम में। अब कह रहा है कि यहां जो v का जो मान था वो या तो न्यूमेरिकल में दिया होगा या बाय डिफॉल्ट ब्रोगली ने मान रखा। वो मान रखकर इन्होंने इलेक्ट्रॉन का मान था 1.67 एंगस्ट्रॉम या लगभग 1.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर आता है। तो यहाँ V का मान अगर 54 रखते हैं या 50 रखते हैं या कितना भी रखते हैं, तो इसका मान कह रहा है कि ये ब्रोगली की समीकरण को वास्तव में सत्यापन करता है या नहीं करता है। इसके पीछे दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में व्याख्या की। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या व्याख्या की। देखो, डेविसन और जर्मन ने किया है, ये एक इलेक्ट्रॉन तंतु है, टंगस्टन। ये टंगस्टन का तंतु है जिसपे बोरियम ऑक्साइड की परत लगी होती है और ये एलटी की बैटरी से जुड़ा होता है। इसका काम यह है कि इसमें से जैसे एलटी बैटरी को गर्म करते हैं हाई एचटी से, तब से क्या है, इस पुंज से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन गन में से होकर निकलते हुए और ये निकल क्रिस्टल से टकराकर और निकल क्रिस्टल ये परावर्तित हो जाते हैं और ये आयनन कक्ष तक पहुंच जाते हैं। और आयनन कक्ष में क्या है, धारामापी लगा होता है और यह धारामापी क्या करता है, धारा की दिशा को बताता रहता है। और आयनन कक्ष में क्या जुड़ा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। ये एक पैमाना होती है स्केल के तौर पे और ये आपको मान बताती है। तो सबसे पहले पार्ट को मैं दोबारा रिवीजन करता हूं कि आखिरकार ये काम कैसे आता है। देखो, दो ये वैज्ञानिक थे, इनका तात्पर्य यह था कि ब्रोगली की दी गई समीकरण वास्तव में सत्य है या नहीं है। इसके पीछे इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट लिया। उनमें क्या है, सबसे पहले एक क्या है, टंगस्टन की तंतु लिया। उस टंगस्टन में एक एलटी बैटरी है, एक एचटी बैटरी जुड़ी होती है। इनमें से क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन गन, इस पार्ट का तो नाम है इलेक्ट्रॉन गन। मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन जो गन है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन गन। निकल क्रिस्ट है, ये निकल क्रिस्ट। और संग्राहक है, ये संग्राहक हो गए। संग्राहक का मतलब होता है ग्रहण करना। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन गन में से एलटी के माध्यम से एचटी बैटरी जोड़कर इससे क्या है, अपन को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करवानी है। इलेक्ट्रॉन तब तक उत्सर्जन नहीं होंगे तब तक बाकी का काम आपका होगा नहीं। तो ये क्या काम करेगी, इलेक्ट्रॉन गन बोरियम ऑक्साइड की बनी होती है। इसमें हाई लेवल से क्या करते हैं, एचटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रिया करवाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो सीधी रेखा में गुजरते हुए जब निकल क्रिस्ट में टकराते हैं, निकल क्रिस्ट क्या कर देता है, इसका विवर्तन कर देता है। और विवर्तन करने के बाद एक पैमाने के तौर पे स्केल लगी होती है। उस स्केल में से ये इलेक्ट्रॉन जब पहुंचते हैं तो ये आयनन कक्ष कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनी होती हैं और इसके नीचे धारामापी लगी होती है। और ये धारामापी धारा की दिशा को बताती है कि इससे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन वो किस दिशा में आ रही है, वो इस जी के माध्यम से पता चलता है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को संग्रह का काम करती है। और ये क्या करती है, निकल क्रिस्ट, ये मेटल की बनी होती है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को विवर्तन का काम करती है, विवर्तित कर देती है। मतलब यहाँ अपने आपतित होने के बाद वो विवर्तित करके आयनन कक्ष तक भेजने का काम है निकल क्रिस्टल का। इलेक्ट्रॉन गन का होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो ये सबसे पहले मोस्टली यूज का होता है। जैसे इनको टेक्निकली समझिए, ज़्यादातर इस डेरिवेशन में ना जाइए, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसका यह है इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति याद करने में। कई बार पूछ लिया जाए कि डेविसन जर्मर का प्रयोग कहाँ यूज होता है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति में। यह तो इसका टेक्निकल पॉइंट है। अब इसके पार्ट्स के बारे में बताइए, इलेक्ट्रॉन्स गन, निकल क्रिस्ट, संग्राहक।
इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है, निकल क्रिस्टल विवर्तित कर देता है इलेक्ट्रॉन, और संग्राहक उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करता है। इससे धारामापी जुड़ी होती है, ये स्केल एक पैमाना होता है और ये पैमाना बताता है इस इलेक्ट्रॉन में कितने ग्रहण हो रहे हैं, और ये धारा की दिशा को बताती है। अब क्रियाविधि सब समझाते हैं। तो सर्वप्रथम जब इलेक्ट्रॉन गन से जब कोई इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं और वो एक सीधी रेखा में गुजरते हुए जब निकल के से विवर्तित होती है, तो विवर्तित होने के बाद जब वो आयनन कक्ष तक पहुंचती है, इसके पीछे बहुत सी स्टोरी होती है। तो कह रहा है कि जब कोई आपतित प्रकाश की किरण वो 54 वोल्टेज एक ऐसा हो जिसमें 50 डिग्री एंगल कोण से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विवर्तित होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जहां भी ये 54 वोल्टेज होंगे, 54 वोल्टेज का मतलब होता है विभवांतर, जहां 54 वोल्ट विभवांतर प्रदान करते हैं, तो जो 50 डिग्री के एंगल के कोण के माध्यम से एक से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो पोजीशन सबसे ज्यादा सुटेबल होती है। तो इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, बच्चों ध्यान से देखो, ऐसे होके ऐसे निकल जाता है और ये इस तरह से हो जाता है। तो ये तो होता है 54 वोल्टेज, ये 0, और यहाँ से ये कोण आ जाता है, ये आ जाता है थीटा का मान हो जाता है 50 डिग्री। कोई दिक्कत? इस तरह से मान ज्ञात करते हैं। तो इस पार्ट को मैं क्या बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इनकी जो मेन इक्वेशन है उस इक्वेशन में ले जाऊंगा मैं, कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते हैं ब्रेक की समीकरण के अनुसार। ब्रेक की समीकरण 2d sin फाई बराबर n लेमडा, और n है 1 प्रथम कक्ष के लिए। ठीक है। अब फाई का जो मान है वो यहां से निकलेगा 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर 2। तो फाई का मान होगा 180 माइनस 50/2, 130/2 बराबर 65। तो इस फाई का मान तो हो जाएगा 65, और डी का मान है वो क्या जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, वो जाएगा 0.1 मीटर। तो अब आप गुणा कर दीजिए समीकरण नंबर 1 से, मान रखिए 2 गुणा 0.91 साइन ये कितना जाएगा 65 बराबर n लेमडा। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। अब कुल मिलाकर जो इसका मान है वो गुणा करेंगे और यह करेंगे, तो यह लगभग लेमडा का जो मान है वो 1.67 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। इसका मतलब होता है कि लेमडा का मान होता है 1.67 इंटू 10 की घात -10 मीटर, या तो ये या एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करते हैं। दूसरा, अगर जब ब्रोगली की समीकरण लेमडा इलेक्ट्रॉन बराबर 12.27 इंटू वी एंगस्ट्रॉम, तो लेमडा ए बराबर 12.27 इंटू 54 एंगस्ट्रॉम, तो ये मान आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये हो जाएगी 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से ये स्पष्ट होता है कि इन दोनों का जो मान है वो आपस में लगभग बराबर आता है। तो डेविसन और जर्मन ने यह कहा कि जो ब्रोगली ने दिया था समीकरण इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसका मान और डेविसन और जर्मन के मान की लगभग पुष्टि की जाती है। तो इस आधार पे, तथ्य के आधार पे इन्होंने यह स्पष्ट किया कि ब्रोगली की दी गई इलेक्ट्रॉन के तरंग की जो प्रकृति है वो इसका स्पष्टीकरण का सत्यापन करती है। इसको स्पष्टीकरण के लिए इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट को अपनाया था। ये एक्सपेरिमेंट इस बात की पुष्टि करता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, दोनों का मान की पालना करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति के ज्ञात करने में सहायक होते हैं। ये आपका लॉजिक्स था। ये ज़्यादातर क्या है, अगर आपके चैप्टर में दिया हो तो ये थ्योरी बेस है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये पार्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको जाननी जरूरी है। तो सबसे बड़ा पार्ट होता है 54। ये 54 आया कहाँ से, कहने का मतलब 54 वोल्टेज से सबसे ज़्यादा आपतित प्रकाश विवर्तित होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा संग्रह करते हैं। और वो कितने डिग्री कोण पे प्रकीर्ण होता है, वो 50 डिग्री कोण पे प्रकीर्ण होता है। उसका डायग्राम मैंने बना दिया, नहीं है तो आप एक तरह से इससे देख लीजिए। कहने का मतलब ये ऐसे जाके इस तरह से हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये थीटा का जो मान 50 है और ये 54 वोल्टेज पे सबसे ज़्यादा विभवांतर पे ये काम
करता है। यह आपका पार्ट होगा डेविसन और जर्मर का प्रयोग। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थ्योरी तो आप देख सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। आप मोस्टली डायग्राम को समझिए, उसके ऊपर एक्सप्लेन कीजिए, और ये कुछ छोटी सी कैलकुलेशंस हैं, इस कैलकुलेशन पे आप फिल कर दीजिए। आपके पास एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, ब्रेग समीकरण। एक दूसरा भी समीकरण है, अगर न्यूमेरिकल में ऐसा भी आएगा बच्चों, डी साइन थीटा बराबर एल लैम्डा, तो यहाँ डी का मान है 2.115 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो विवर्तन है, वो जो डी है वो होता है 2.15 एंगस्ट्रॉम, इतने मीटर तक ये विवर्तित होता है डिस्टेंस। तो आप डायरेक्ट रख सकते हो 2.15 साइन थीटा का मान है कितना आ रहा है 65, साइन 65 का मान जो भी आता है 77 पॉइंट कुछ आता है, और एन लेमडा एन का मान 1 है और लेमडा का मान ज्ञात हो जाएगा, यह लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम के बराबर आता है। तो कोई ज़्यादा खास नहीं है। मैंने यहाँ 2d साइन थीटा लेमडा अपॉन एन लेमडा फाई लिया है, यहाँ आप डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा ले सकते हो। यह ब्रोगली की समीकरण है। इन दोनों की सत्यापन को जानकारी करनी है, इनका लगभग मान बराबर आता है, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सत्यापन करता है। आगे देखिए, अब देखो बच्चों, छोटा सा पार्ट है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेन एक वैज्ञानिक थे। अनिश्चितता का मतलब कोई निश्चित नहीं हो, नाम से पता चल रहा है। निश्चित होता है कोई मान का फिक्स होना, अनिश्चित माने उस मान का कोई भी मान फिक्स ना होना, या कोई भी करेक्ट मान पहले से डिफाइन ना होना, वो होता है अनिश्चितता का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई गतिशील कण, एक तो होता है स्थिर कण, एक होता है गतिशील। गतिशील का मतलब वो कण अपने मोमेंटम के अनुसार चल रहा है, उसी को बोलते हैं गतिशील कण। एक साथ उसकी स्थिति और संवेग, स्थिति और संवेग में क्या अंतर है देखो बच्चों, स्थिति तो व्यक्त करता है डेल्टा अक्ष से, और संवेग व्यक्त करता है डेल्टा पी से। मोमेंटम का सही रूप से मापन असंभव है। इसका मतलब यह है कि एक साथ या तो स्थिति को लीजिए या एक साथ आप संवेग को लीजिए। अगर दोनों मान अगर आप एक साथ लेते हो तो इन दोनों के मान में कुछ मान में त्रुटि आती है, और वो त्रुटि कुछ अलग हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बट आप जो मान लेते हो दोनों को एक साथ रख के वो मान करेक्ट नहीं आ सकता है, उसके मान में त्रुटि रह जाती है। इसी का नाम है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इसकी समीकरण को फिल करते हैं तो देखिए कि ये स्थिति डॉट और ये संवेग ये h/2 के गुणनफल के बराबर होते हैं, इतना मान के बराबर होता है समीकरण नंबर 1। तो डेल्टा अक्स और डेल्टा पी आखिरकार है क्या, यह था स्थिति में अनिश्चितता, यह संवेग में अनिश्चितता। अब कह रहा है कि कंडीशन फर्स्ट, अगर डेल्टा अक्स 0 है, ध्यान से देखिए बच्चों, तो कह रहा है कि डेल्टा पी का जो मान है वो h इंटू इन्फाइनाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा अक्स आपको यहाँ रखना पड़ेगा, और डेल्टा अक्स आपने 0 मान रखा है, तो क्या है आप या तो इक्वेशन को रख दीजिए h/0, तो इसका मान हो जाएगा इन्फाइनाइट। अगर संवेग स्थिति का मान 0 है तो संवेग का मान इन्फाइनाइट आ रहा है, कोई मान नहीं आ रहा है, अनंत आ रहा है, तो इसमें संवेग में अनिश्चितता आ जाती है। इस कंडीशन में क्या जाती है, संवेग में अनिश्चितता। अगर दूसरा कंडीशन है, कह रहा है कि डेल्टा पी संवेग का मान 0 है, तो डेल्टा अक्स का मान आ जाएगा h इंटू 2 इंटू डेल्टा पी, तो डेल्टा अक्स बराबर h इंटू 0 इंटू 0, तो यह जाएगा इन्फाइनाइट, तो यह जाएगा स्थिति में अनिश्चितता। तो इन दोनों समीकरण से अपन को यह पता चलता है 2 व 3 से कि दोनों का मान एक साथ रखकर अगर इसका मान ज्ञात करते हैं तो इसका मान इनफाइनाइट आ रहा है, फिक्स नहीं आ रहा है। तो एक समय के अनुसार एक ही मान आप सत्यापन कर सकते हो, दोनों का सही रूप से मापन नहीं कर सकते हो क्योंकि मापन असंभव है। परिभाषा ही कह रहा है कि जब कोई कण गतिशील हो तो एक साथ उसकी स्थिति व संवेग का सही रूप से मापन नहीं कर सकते हो क्योंकि वो मापन संभव नहीं है। उनके मान में कितने त्रुटि रह जाती है, h/2 के मामले में। h है एक प्लांक नियतांक, लिख देता हूं बच्चों, प्लांक नियतांक, जिसका मान कितना होता है बच्चों,
6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। और 2 पाई का मान आप रख सकते हो 3.14 गुणा 2, जो भी आ रहा है वो आप इक्वेशन करके इतनी समय की अनिश्चितता में त्रुटि ज्ञात कर सकते हो। ये आपके सामने है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अगर कई बार कंपटीशन या एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपसे या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या कुछ कंडीशंस पूछेगा, थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे। थ्योरी आपके आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड तक सीमित है। आगे जितना भी कंपटीशंस हैं, एयरफोर्स है, नेवीज हैं, जितने भी नीट्स हैं, आईआईटी जेडडब्ल्यू मेंस एडवांस, जो भी संबंधित फिजिक्स से संबंधित जितने भी कंपटीशंस हैं, अगर इन्होंने इस चैप्टर से अगर प्रश्न उठा लिया तो वो आपसे न्यूमेरिकल करवाएगा। वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा थ्योरी की तरह, क्यों 8वीं 9वीं क्लास तक तो चलता है, बट 12th क्लास के लेवल के बाद भी ये नहीं बनता है कि आपसे डायरेक्ट परिभाषा पूछे। वो आपसे इस कंसेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल पूछेगा। तो शायद करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, द्रव्य तरंगे ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। होती क्या है? यह होती है गतिशील कण से संबंधित तरंग। जो भी तरंग गतिशील हो, वो गतिशील कण जब कोई तरंग का रूप लेते हैं, गतिशील कण से संबंधित तरंग को डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। अब डी ब्रोगली तरंग किससे संबंधित ज्ञात करते हैं? संबंध ज्ञात करते हैं। क्या संबंध होता है? देखो, डी ब्रोगली तरंग से संबंध क्या है? देखिए, अब फर्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं कण के फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा कैसे संबंधित है? तो आपको पता चल गया E बराबर h म्यू, ये फोटोन की ऊर्जा। दूसरी है आइंस्टीन के प्रकाश की ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश ऊर्जा समीकरण क्या है बच्चों? E बराबर mc²। समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करो बच्चों, बायां पार्ट सेम आ रहा है, दायां पार्ट ले लीजिए। एच म्यू बराबर क्या हो जाएगा? mc²। एच म्यू की जगह क्या है? म्यू है आवृत्ति, वो होती है c/λ, ये हो गया mc का स्क्वायर, यहाँ c से c, h/λ/mc। आपको क्या मान चाहिए? लैम्डा चाहिए तो mc को नीचे भेज दीजिए। और mc क्या है? p है, संवेग है, तो h/p बराबर लैम्डा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी बच्चों? 3। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि द्रव तरंग जो गतिशील कण है से संबंधित जितने भी जो तरंग होते हैं उसको ब्रोगली तरंग या द्रव तरंग कहते हैं। तो अगर फोटोन के रूप में हो या तो होती है कण के रूप में, या आइंस्टीन के प्रकाश की ऊर्जा के समीकरण में, इन दोनों से मिलकर ही द्रव तरंग का निर्माण होता है। इन तरंग में क्या बायां भाग है वो समान है, दायां भाग को आपने रखा। और आवृत्ति तो आपको पता ही है बच्चों, आवृत्ति क्या होती है? प्रकाश की चाल इंटू तरंग दैर्ध्य के अनुपात को क्या आवृत्ति बोलते हैं। आया समझ में? और तरंग दैर्ध्य क्या है? जब कोई तरंग है, ये पार्ट और ये पार्ट, इस लैम्डा सरंग गर्त के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। प्रकाश की चाल तो आपको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है निर्वात में। और आवृत्ति क्या होती है बच्चों? आवृत्ति 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है सेकंडों में, जितने भी सेकंड में दोलन करते हैं उसको आवृत्ति कहते हैं, या आवर्तकाल के वक्रम को आवृत्ति कहते हैं। और यहाँ आवृत्ति क्या होती है? प्रकाश की चाल इंटू तरंग दैर्ध्य के अनुपात को आवृत्ति कहते हैं। यह पार्ट आप समझकर इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो यह आपका संवेग है। अब दूसरी परिभाषा द्रव्यमान व वेग से संबंधित बनाई ना, नोट ध्यान से देखो, द्रव्यमान व वेग से संबंधित संवेग हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, लैम्डा बराबर h/mv p के रूप में आ जाएगा। तो ये जो लैम्डा है ये किसके मान में व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है? एक तो v के बराबर, एक लैम्डा के बराबर, n/m के बराबर। इनका जो ग्राफ है वो इस तरह से होगा, ये हो जाएगा लैम्डा, ये 0, और ये क्या हो जाएगा? v। तो लैम्डा 1/v, और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/m, ये लैम्डा, ये 0, ये m।
तो इसका मतलब ये होता है कि तरंग दैर्ध्य में समय की स्थिति में जितना भी ज़्यादा वेग होगा उतनी तरंग दैर्ध्य कम होगी। जितना वस्तु का द्रव्यमान या कण का द्रव्यमान होगा ज़्यादा तो उसका तरंग दैर्ध्य वो कम हो जाएगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपन एम और वी के संबंधित अगर समय ज्ञात करें तो आप ज्ञात कर सकते हो, जैसे न्यूटन गति के नियम। चैप्टर नंबर 11 क्लास के अंदर 5वां चैप्टर जब पढ़ोगे तो ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। न्यूटन गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, वहाँ जाकर ये क्लियर हो जाएंगे। वहाँ संवेग है, मोमेंटम है, आवेग है, वहाँ हर एक चीज़ बारे में बताया गया है। तो आपको एक डायरेक्टली इक्वेशंस को प्रूव करना था और आपको लैम्डा बराबर एच अपन पी से थ्योरम को प्रूव कर देनी थी। और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है लैम्डा वी हो या एम, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। एक का मान बढ़ेगा दूसरे का मान घटेगा। तो इसका मतलब होता है तरंग दैर्ध्य वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कहने का मतलब जो भी समीकरण दी होती है ना उसी समीकरण को फॉलो करता है, और बाकी की जितनी भी जो संख्या नहीं दी रहती हैं उन पे वो मान निर्भर नहीं करता है। ये आपका पार्ट होगा द्रव तरंगें। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक रह गया वो चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों, एक स्टेप लिखी हुई है आपके सामने। अगर वी विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मतलब द्रव तरंगें, वहां तो था दो इक्वेशन को समान करना, एक फोटोन की ऊर्जा, एक आइंस्टाइन के समीकरण को बैलेंस किया था, और वो आपके सामने ये समीकरण आई थी। यही आई थी ना, लैम्डा बराबर एच अपन पी। पी क्या समय गए तो पी का जो मान है वो √2m के, ये द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। ये क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मान क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आया समझ में? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान रख दिया, ये आपके सामने है। ध्यान से देख लेना बच्चा, है कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप। ये आपने देखी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, आपने ज्ञात किया था कि डी ब्रोगली तरंग क्या है या द्रव तरंग क्या है। जब कोई कण गतिशील हो तो वो डी ब्रोगली तरंग से संबंधित हो या वो द्रव तरंग से संबंधित होती है। तो उसका मान आया था लैम्डा बराबर एच अपन पी। पी एक समय गया, एच प्लांक नियतांक है। तो P का जो मान है वो √2m की होता है। इसका मतलब होता है गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। आया समझ में? अब गतिज ऊर्जा K का मान है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इस K की जगह अपन क्या कर दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दिया। अब इनका मान रखते हो H का तो 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। M का मान है इलेक्ट्रॉन का मान, वो ये आ गया आपका, और इलेक्ट्रॉन का मान है वो ये मान आ गया, और √V है ये √V में ले दिया। इन इक्वेशन को, सारी की सारी इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हो तो ये 12.27 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है बच्चों, 10⁻10 मीटर होता है। तो ये ब्रोगली की समीकरण है। अब √V की जगह आपको मान रखना है, वो V का मान कुछ भी हो सकता है, 10 है, 20 है, 50 है। जब आपसे न्यूमेरिकल पूछता है तो ये लैम्डा E का मान है, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है कि डी ब्रोगली की समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तब आपको ये मान ज्ञात करना है। अगर वो 54 दे दे, 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 500, 1000 है, जो भी है वो √V की जगह आपको रखना है। एंगस्ट्रॉम में मान चाहिए तो एंगस्ट्रॉम में रख देना। अगर एंगस्ट्रॉम में नहीं चाहिए तो आप क्या करो, लैम्डा E बराबर 12.27 √V गुणा 10⁻10 मीटर, तो आप मीटर में, तरंग दैर्ध्य की दूरी वो मीटर में नपती है, तो ये लैम्डा है। तो ये आपका पार्ट हो गया विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे को इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इंटरेस्टिंग होके पढ़े बच्चों, बोरिंग होके नहीं पढ़े। बोरिंग होके पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगी। अभी तो 12वीं के सब्जेक्ट्स है, 11th का बाकी है और न्यूमेरिकल्स बाकी है। जब तक अगर आप इनके संबंधित न्यूमेरिकल्स नहीं समझोगे तो इनका कोई फायदा नहीं है। यहीं से कंसेप्ट को बिल्डअप करना है और आपको न्यूमेरिकल में आगे बढ़ना है। और फालतू बात तो मैं कर नहीं पाऊंगा कि ये कीजिए वो कीजिए। सबसे बड़ी प्रैक्टिस होती है जितना समय आप दोगे बैठ के किताब या टेक्स्ट बुक पे, वही सबसे उत्तम टाइम होता है। कितना भी आपको टीचर पढ़ा दिया जाए, टीचर टीच कर दी जाए, चाहे आप कितने भी गाइड लीजिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे या समय नहीं दोगे कोई भी बुक के ऊपर, बेहतर आपके पास निर्माण नहीं होगा।
तो आपको निर्माण करने के लिए, कोई भी कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आपको प्रॉपर टेक्स्ट बुक की सहारा लेकर आप अपना समय दीजिए, और समय के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है वो सबसे बेस्ट उत्तम सारा होता है। जहाँ समझ में नहीं होती वहीं गाइड पकड़िए, और ज़्यादा हार्ड नहीं, प्रैक्टिस से संबंधित है। ये फिजिक्स और मैथ्स ऐसी होते हैं, जितना समय आप दोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपके लिए ईजी रहेंगे। इनका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते हो कि एक बार आपने रट लिया तो यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। इनसे हज़ारों क्वेश्चन बनते हैं, बस उनके पास R&D चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, लगातार प्रैक्टिस करते जाओ, और हमारा जो काम है हम बता देंगे, हम टीच कर देंगे, हम एक आप सहारा दे सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसी निकलती हैं, बट आपकी प्रैक्टिस काम में आती है। जितना हो सके आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपके पे फायदा है। इस वीडियो पे यहीं मैं क्लोजअप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।